आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इतिहास का हमारा जो क्रम चल रहा है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमने आगे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक कालों को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा क्रम है वह क्या है? प्राचीन इतिहास। परंतु प्राचीन इतिहास से पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि प्राचीन इतिहास का दायरा क्या है और प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। जब हम इन चीजों को जान पाएंगे तभी हम प्राचीन इतिहास को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह क्या है? प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। परंतु पहले मैं बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, देखते हैं। जब हम प्राचीन इतिहास से की जो भारतीय जो क्षेत्र दायरे की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किन किन चीजों को देखेंगे। तो प्रमुख रूप से जो यदि हम धर्मों की बात करते हैं तो हम बौद्ध धर्म, शुरुआत में यदि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है। और इनमें ही है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। इन्हें हम देखेंगे। शुरुआत में हम क्या देखेंगे? जैन धर्म के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। बौद्ध धर्म के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और हम देखेंगे वैष्णव धर्म, एक हिंदू धर्म जो आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से? वैष्णव धर्म और शैव धर्म। फिर इनके क्या विचार रहे, क्या मत रहे, उन्हें देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है अब जो उसका विकास है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है और उसमें एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो क्या है? 16 महाजनपद। जो भारत के जो बड़े बड़े महाजनपद थे उनकी अपनी बहुत शक्तियां थी, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से शुरुआत, हम वंशों की शुरुआत तो हम वैदिक सभ्यता से ही हम देख चुके हैं कि किस प्रकार बहुत से जो शक्तिशाली राज्य हैं, जैसे मान के चलिए मिथिला है, अंग है, के अलावा पांडवों के जो राज्य रहे। परंतु अब जो व्यवस्था है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। और अब हम देखेंगे कि आप प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम ऐसे कौन से राज्यों के विषय में, कौन से वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें प्रमुख रूप से जो वंश हैं वो क्या क्या होंगे? हर्यक, शिशु, नाग वंश, ठीक है। मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और सातवाहन वंश। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास जो है इन वंशों के अंतर्गत आता है आगे। और है इनमें हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि राज्यों की स्थापना कैसे की गई, राज्यों जो राजा थे उन्होंने अब किस प्रकार की नीतियों का निर्माण अपने राज्य के विकास के लिए किया। इसके साथ ही जो सत्ता व्यवस्था है वो एक दूसरे के जो पास है वो किस प्रकार हस्तांतरित होती गई। यहाँ हम देखेंगे कि कई राजाओं की मृत्यु हुई, कई राजाओं की मृत्यु करवाई गई, कई प्रकार की कूटनीतिक व्यवस्थाएं अपनाई गई राज्यों के अपनाने के लिए। यहाँ हम कुछ भारी आक्रमण भी देखेंगे जो राज्य को छुड़ाने के लिए या राज्य पर एकाधिकार करने के लिए वंश किए गए। अब इन वंशों के बाद देखिए प्राचीन इतिहास का क्रम है, हम उसी क्रम से पढ़ेंगे। पहले हमारे शिशुनाग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश। और भी
बहुत वंश है परंतु महत्वपूर्ण ये है। अब इसके बाद एक जो आता है, दो टॉपिक आते हैं, क्या क्या आते हैं इनके बाद, उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश, जो प्रमुख रूप से प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जिन्हें हम रख सकते हैं। क्या क्या है? उत्तर भारत के राजवंश, ठीक है। और दूसरा क्या है? दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, जो प्रमुख राजवंश हुए उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो जब हम उत्तर भारत में हम आर्यक शिशुनाग वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश तक पढ़ चुके होंगे, फिर हम देखेंगे कि उत्तर भारत के जो प्रमुख राजवंश है उनमें क्या क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, इसके अलावा परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश, इनके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका दायरा क्या होगा? उत्तर भारत के राज्य वंशों के अंतर्गत इन वंशों को रखा जाएगा। दक्षिण भारत के राजवंश यदि हम प्रमुख रूप से देखें तो क्या होंगे? चेर, चोल, चालुक्य और पल्लव। ये वंश कौन है? पल्लव। ये वंश किसके अंतर्गत होंगे? दक्षिण भारत के राजवंशों के अंतर्गत हम इन्हें रखेंगे। चेर, चोल, चालुक्य, पल्लव, राजपूतों की उत्पत्ति, परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश। अब इनमें हम अंतरराष्ट्रीय, क्षमा कीजिए, बाहरी आक्रमणों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ी जानकारी एकत्रित करेंगे कि इन्होंने कैसी व्यवस्थाएं अपनाई। तो हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो इतना ही, यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर में यहीं तक रहेगा और हम क्रमबद्ध रूप से इनका अध्ययन करेंगे। अब हमने प्राचीन इतिहास तो देखा कि प्राचीन इतिहास का दायरा क्या है, परंतु अब हमें इससे पहले प्राचीन इतिहास को जानने की जो स्रोत है, इनकी जानकारी जिनके माध्यम से हमें प्राप्त होती है, उनके विषय में हमें देखना होगा। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, तो इन्हें हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्राचीन इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उन्हें हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम क्या होगा? साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा क्या होगा? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, और तीसरा क्या होगा? अन्य स्रोत, अन्य स्रोत। अब जब हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या है, तो साहित्यिक स्रोत पहले समझ लीजिए। साहित्य का अर्थ होता है एक ऐसा विषय है या एक ऐसी जानकारी जिसको एक विस्तृत रूप दिया गया हो, ए से लेकर जेड तक उसकी सभी प्रकार की जानकारी दी गई हो, वह साहित्यिक स्रोत कहलाता है। अब साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भागों में? धार्मिक साहित्य
धार्मिक साहित्य। और ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। क्या? धार्मिक साहित्य में ऐसे साहित्यों को रखा गया, धार्मिक साहित्य में ऐसे साहित्यों को रखा गया जो धर्म विशेष के द्वारा इनकी रचना की गई, ऋषियों महर्षियों द्वारा की गई। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत ऐसे साहित्यों को रखा गया जो किसी एक विशेष प्रतिभावान लोगों ने उनकी रचना की, जिससे प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम हम धार्मिक साहित्य देखेंगे, फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य देखेंगे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देखेंगे, कुछ विदेशी यात्री आए उन्होंने कुछ जानकारियां दी, उसके माध्यम से भी हम जानकारी, और फिर हम क्या देखेंगे? अन्य स्रोत। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। सर्वप्रथम क्या देखेंगे हम? धार्मिक साहित्य। अब जो धार्मिक साहित्य है, देखिए प्राचीन इतिहास के तीन प्रमुख धर्म रहे, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा और जैन धर्म रहा। तो उनके द्वारा हमें इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। तो इन्हें हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला क्या होगा? ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। दूसरा क्या होगा? बौद्ध साहित्य। और तीसरा क्या होगा? जैन साहित्य। ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उनमें क्या क्या होंगे? ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद हैं, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, स्मृतियां, अरण्यक। इनके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी लगती है। और इन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वेद हमने ऋग्वेदिक व्यवस्था पढ़ी, वैदिक सभ्यता, वहां हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद किस प्रकार वहां की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार इन है, आप इसके विषय में जो एक धार्मिक साहित्य है, इसमें मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इनके नाम और थोड़ा सामाजिक व्यवस्था की कैसे सामाजिक जानकारी देते हैं उन पर होगा। क्या क्या होगा? ब्राह्मण साहित्य पे, धार्मिक साहित्य पे और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के और अन्य स्रोतों के अंतर्गत मेरी जो अगली जो वीडियो होगी और मैं उसमें और विस्तृत विवेचना होगी। ठीक है। महाकाव्य है जैसे रामायण है और महाभारत है जो प्राचीन समय की जानकारी देते हैं। रामायण राम की व्यवस्था की जानकारी देती है और महाभारत है जो कृष्ण की व्यवस्था की जानकारी देती है। जब बौद्ध साहित्य की बात आती है, किसकी बात आती है? बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत उन चीजों को रखा जाता है, बौद्ध धर्म जिनकी रचना, बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध जी द्वारा की गई थी। फिर आगे बुद्ध प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं, बौद्ध धर्म प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। तो वो किनके द्वारा मिलती है? तो उनमें प्रमुख रूप से क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है। जातक कथाएं, दीपवंश व महावंश, दीपवंश व महावंश आते हैं। इसके अलावा क्या है? मंजूश्री, मूल कल्प। क्या आता है? मंजूश्री, मूल कल्प आता है। अब जब क्या आता है? जैन साहित्य। जैन साहित्य। अब जैन साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैन साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं
आगम, परिशिष्ट पर्व, कथाकोश और कथाकोश प्रकरण, कथाकोश प्रकरण। तो हमारा क्या हो गया है, धार्मिक साहित्य क्या है, ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, वेद, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, स्मृतियां और अरण्यक आते हैं। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मंजूश्री, मूलकल्प, और एक और लिख लीजिए आप, दिव्य बदान। क्या, दिव्य बदान। इसके अलावा जैन साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, आगम, परिशिष्ट पर्व, कथाकोश, कथाकोश प्रकरण। इस प्रकार हमारा धार्मिक साहित्य हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या है, विदेशी यात्रियों के, नहीं क्षमा कीजिए, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। क्या, इसी का जो अगला बिंदु है वह क्या है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब जब बात धर्मनिरपेक्ष साहित्य की आती है तो उससे तात्पर्य होता है ऐसे साहित्य जो किसी विशेष प्रतिभावान लोगों या राजनीतिज्ञ द्वारा लिखे गए हैं उस समय की व्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए। तो हम धर्मनिरपेक्ष जब साहित्य में देखेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य व मौर्य वंश की जानकारी हमें देते हैं। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, पाणिनि का अष्टाध्याय हम देखेंगे, पाणिनि का, ठीक है। पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कलहरण की तरंगिणी, ठीक है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, रासो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कालिदास, कालिदास के तीन प्रमुख धर्मनिरपेक्ष साहित्य ग्रंथ, कालिदास का रघुवंश, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, और एक और है, कौन सा है, नवा वाला क्या है, कालिदास का माल मित्रम, ठीक है। इनसे भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि का अष्टाध्याय है, पतंजलि का महाभाष्य है, गार्गी संहिता है, कलहरण की राज तरंगिणी है, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है, कालिदास का रघुवंश है, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम है, कालिदास का मालविक का मित्रम। जब मेरी जो अगली वीडियो पार्ट 2 मैं डालूंगा तब हम इस पे थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये जब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तब तो मैं ऊपर लिख ही दिया करूंगा कि जो मान के चलिए मौर्य वंश है तो मौर्य वंश के विषय में किसने प्राचीन इतिहास के जो साक्ष्य हैं या किसने जानकारी हमें दी है। परंतु जो अगली वीडियो होगी उनमें थोड़ा हम इसे थोड़ा और बेसिक समझेंगे कि
कौटिल्य कार्यशास्त्र कौन किस विषय की जानकारी देता है? चंद्रवरदाई या पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की जानकारी हमें देता है? तो ये हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गए हैं। अब जो दूसरा पॉइंट था, देखिए साहित्यिक पक्ष में तो धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य आ गया था। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। बहुत से विदेशी यात्री आए यात्रा के दौरान भारत, और जब वह भारत से गए तो उन्होंने अपने कुछ वृत्तांत लिखे, अपने कुछ लेख लिखे, उन्होंने भारत की स्थिति का वर्णन किया। क्या है दूसरा? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हम देखेंगे कि 4 विदेशों के कुछ यात्री भारत आए, बहुत से आए, परंतु प्रमुख रूप से तो हम क्या देखेंगे? यूनानी यात्री, अरबी यात्री, चीनी यात्री, और चौथा क्या है? तिब्बती यात्री। अब यूनानी यात्रियों में जो प्रमुख यात्रा के दौरान आए उनमें क्या कौन कौन से हैं? मेगास्थनीज है, एरियन है, जस्टिन है, प्लिनी। प्लिनी ने अपनी एक बुक लिखी, क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने भारत की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके विषय में, वो प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसके विषय में उन्होंने जानकारी दी। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। इंडिका जो मौर्य वंश की प्रमुख रूप से जानकारी देती है, किसने? मेगास्थनीज द्वारा। इसके अलावा प्लिनी के अलावा कौन आए? टॉलमी और हेरोडोटस। प्रमुख यूनानी यात्री थे। अब थोड़ा हम देखें, यदि अरबी यात्रियों में यदि हम देखें तो अरबी यात्रियों में प्रमुख रूप से कौन कौन रहे थे? किसमें? अरबी यात्रियों में। तो अरबी यात्रियों में जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वो क्या है? अल बरूनी। अल बरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, जिन्होंने जिन्होंने तहकीक की हिंद की, हिंदुस्तान की तहकीक की और उनकी बेटे जानकारी दी। ठीक है। अल मसूदी, अल बिलादुरी, ठीक है, और सुलेमान, ये प्रमुख कौन यात्री थे? अरबी यात्री थी, जो यात्रा के दौरान भारत आए, और इनसे भी भारत के प्राचीन इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा चीनी यात्रियों में यदि हम देखें तो कौन कौन आता है? हैंसंग, फहांग और इत्सिंग। कौन? इत्सिंग। ये प्रमुख रूप से 3 यात्री कहाँ से आए थे? चीन और भी आए, परंतु प्रमुख रूप से हैंसंग, फयांग और इत्सिंग। अब तिब्बती यात्री में हम देखें तो कौन आए थे? बौद्ध लामा तारानाथ। कौन आए थे? बौद्ध लामा तारानाथ। कौन आए थे? बौद्ध लामा तारानाथ, जिनकी 2 पुस्तकें भी हैं, कैयूर
और तैमूर। इनमें प्रमुख रूप से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है, जिसमें यूनानी यात्री आए, अरबी यात्री आए, चीनी यात्री और तिब्बती यात्री भी यात्रा के दौरान भारत आए, और इनके माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें मिलती है। ठीक है। अब जो अन्य स्रोत हैं, जिनमें अन्य स्रोत हम बात करते हैं, उनमें हम देखते हैं क्या क्या आता है। अन्य स्रोतों में क्या क्या है? देखिए प्रमुख रूप से क्या है? अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, स्मारक व भगवानावशेष, मिट्टी के बर्तन व अन्य कलात्मक स्रोत। अब अन्य स्रोतों में क्या क्या आता है? अभिलेख है, मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, स्मारक व भग्नावशेष हैं, मिट्टी के बर्तन है व अन्य कलात्मक स्रोत है। सर्वप्रथम देखेंगे अभिलेखों को। तो अभिलेख से तात्पर्य होता है राजा या उसके शासनकाल के दौरान किसी विशेष लोगों द्वारा अभिलेख लेख लिखे जाते थे। ज्यादातर पत्रों व पत्थरों पर लेख लिखे जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अभिलेख कहा जाता था। उसमें क्या होता था कि जो राज्य की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह उन पे अंकित कर दी जाती थी। तो प्राचीन इतिहास को यदि हम जानना है तो अभिलेखों को पढ़कर भी हम प्राचीन इतिहास के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मुद्राएं हैं। अब मुद्राएं प्राचीन इतिहास में कैसे सहयोगी हो सकती है? तो देखिए मुद्राएं जो होती हैं, मुद्राएं जो होती हैं उनसे हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त करनी है किसी शासन के या किसी वंश के बारे में, तो उसकी मुद्राएं। अब मान के चलिए मुद्राएं सोने चांदी की हैं, तो हम क्या समझेंगे कि आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। परंतु सोने जो मुद्रा है, यदि वो धातु की है या तांबे की है, तो हम सोचते थे कि आर्थिक स्थिति ठीक रही होगी या बहुत मध्यम रही होगी। राजनीतिक स्थिति क्या है? तो एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मुद्राएं चलती थी, या एक राज्य के अंतर्गत इस प्रकार की मुद्राएं चलती थी। अब यदि आपको राज्य के बाहर जाएंगे जब आप, तो आप किस प्रकार की दूसरे प्रकार की मुद्राएं मिलेंगी, और दूसरे प्रकार की मुद्राएं मिलेंगी जहाँ राजा का तस्वीर होगी या उसके कोई प्रतीक चिन्ह होगा। तो इससे हम राजनीतिक व्यवस्था के विषय में भी जानकारी लगा सकते हैं। धार्मिक विषय की यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो बहुत सी मुद्राएं थी जहाँ पर उनके अपने जो पूजनीय देवी देवता होते थे उनकी चित्र अंकित होते थे। तो इससे हम धार्मिक जानकारी का या व्यवस्था का पता लगा सकते हैं। स्मारक व भग्नावशेष, तो देखिए स्मारक है, बहुत से स्मारक हैं जिन पे पत्थरों पे जानकारी अंकित की गई, या उस प्रकार में कैसी शैली के मंदिर बनाए जाते थे, वो भी प्राचीन इतिहास को जानने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। मिट्टी के बर्तन, तो जो मिट्टी के बर्तन पुरातत्व विभाग के लोगों को मिलते हैं, तो क्या होता है कि वह मिट्टी की जांच करवाते हैं, पूछते हैं या जांच करवाते हैं कि मिट्टी किस समय की रही होगी, उसके हिसाब से भी वह प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कलात्मक स्रोतों में देख लीजिए आप, खिलौने मान लीजिए, खिलौने हैं, खिलौने हैं, बर्तन हैं इत्यादि, इनसे भी प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इन पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। एक थ्योरिकली चर्चा हम करेंगे कि इनका उपयोग क्या रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। जैसे मान के चलिए हार नरेश राजा भोज का अभिलेख मिलते हैं हमें।
ठीक है। देवपाड़ा में हमें अभिलेख मिलते हैं, तो इस प्रकार हम अभिलेखों की जानकारी देखेंगे। मुद्राओं में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम किस भाषा में मुद्राएं प्राप्त की गई, उन्हें पढ़ने में किसे सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई। सिक्के, स्मारक व भवना से तो हम देखेंगे कि भारत में अभी कौन कौन से स्मारक हैं जो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी के विषय में जानकारी देते हैं। तो अभी बेसिक रूप में हमारा जो आज का जो टॉपिक था वह खत्म होता है। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी जो क्लासेस हैं स्टोरी बेसिक, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप क्लासों को लेकर आप बहुत परीक्षाओं में आप बेहतर कर पाएंगे, परंतु मेरा मानना है, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि आप यदि किसी चीज के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं तो आप उस इतिहास के विषय में या हम कोई भी विषय है, आप उसके जो विषय है उसमें बहुत अच्छी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो केवल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं तो छोटी छोटी आपको व्यवस्था बता रहा हूँ, और आप इन नोट्स के साथ जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा इतिहास को समझ पाएंगे कि इतिहास किन चीजों पर चलता है। साथ ही साथ देखिए, हिस्ट्री तो चल ही रही है, साथ ही साथ बहुत जल्द 2 विषयों की क्लासेस और मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल साइंस और दूसरी क्या है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, और इसके अलावा जो एक और क्लास है वह क्या है, 10th क्लास मैथ, या मान के चलिए जो परीक्षा उपयोगी तत्व होते हैं उन्हें भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि आपकी रुचि है कि पॉलिटिकल साइंस का भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, तो आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही जल्द, कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हिंदी साहित्य में हिंदी की जो ग्रामर होती है सामान्य तौर पर परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है, और 10th क्लास का मैथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।